वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 99 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। कल करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस की थी। अब 15 प्रश्न और प्रैक्टिस करेंगे, यानी 16 to 30, 16 से 30 प्रश्नों तक देखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। निपा वायरस के संदर्भ में सही कथन है। यह एक जेनेटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में यानी मनुष्यों में प्रेरित होता है और पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने निपा वायरस का त्वरित पता लगाने के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट विकसित की है। देखिए, निपा वायरस बिल्कुल एक जेनेटिक डिसीज़ है, यानी जानवरों से मनुष्यों में संचारित होने वाले जो रोग होते हैं उनको जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं। क्या पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने ही निपा वायरस का त्वरित पता लगाने के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट विकसित किया, किसी और ने? पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने ही पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट विकसित की है। सी है इसका आंसर, दोनों करेक्ट हैं। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अंतर्गत पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने हाल ही में निपा वायरस का त्वरित पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट जो है विकसित की है। देखिए, निपा वायरस भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गया है, विशेषकर केरल में बार बार होने वाले प्रकोपों के कारण कई मौतें हुई। यह एक जेनेटिक वायरस है जो मनुष्यों से जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। तो दोनों के दोनों कथन सही हो जाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो निपा वायरस सबसे पहले वर्ष 1999 में मलेशिया में सुअर पालकों में पाया गया था और वर्ष 2001 में बांग्लादेश में, और लगभग उसी समय भारत में भी इसका पता चला। संचरण की बात करें तो निपा वायरस जो है वो फ्रूट बैट्स से मनुष्यों में दूषित भोजन और संक्रमित जानवरों या लोगों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आरओ की। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री वर्ष 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय बनने जा रही हैं? टाइटन्स जो कि शनि का चंद्रमा है। कौन जाएंगी? जानवी डांगेटी, सी। देखिए, भारत की जानवी डांगेटी को वर्ष 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए चयनित किया गया है। वह इस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। यह जो मिशन है वो अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी टाइटन्स स्पेस द्वारा संचालित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? आगरा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो आगरे का नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पूछ ले तो वो है पेरू के लीमा में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया जाएगा अरलम, केरल में। देखिए, हाल ही में केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक ऐतिहासिक निर्णय में अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में घोषित किया है। इफ्को ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? ब्राजील में करेगा। भारतीय सहकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था है इफ्को। इफ्को ने ब्राजील में पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इफ्को का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। हाल ही में यानी जून 2025 को अमृत मिशन के क्रियान्वयन के 10 साल पूरे हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमृत मिशन का उद्देश्य नहीं है, बताइए? यानी 25 जून 2015 को
शुरू हुआ था ये। प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति के साथ नल कनेक्शन उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा है हरियाली एवं अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थानों का विकास करके शहरी सुविधाओं में वृद्धि करना, जैसे कि पार्क। शहरी घरों के लिए निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराना। और चौथा है सार्वजनिक परिवहन या बिजली चालित परिवहन अपनाकर प्रदूषण कम करना। यहाँ पर सी वाला नहीं है, पहला है, दूसरा है, चौथा है। ठीक है, शहरी घरों के लिए निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराना, ये नहीं है। निःशुल्क तो फिर गलत हो जाएगा ना, कुछ तो चार्ज देना पड़ेगा, वो भी शहरी घरों के लिए। ग्रामीण होता तो चलता भी। देखिए 25 जून 2015 को अमृत मिशन के क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अमृत मिशन के बारे में फुल फॉर्म क्या है इसका? अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन। यह केंद्र प्रायोजित योजना शहरी भारत को अधिक समावेशी, टिकाऊ और रहने योग्य बनाने पर केंद्रित है। शुभारंभ हुआ था इसका 25 जून 2015 को। नोडल मंत्रालय याद रखिएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? प्रत्येक घर में सुनिश्चित जलापूर्ति के साथ साथ नल एवं सीवेज कनेक्शन उपलब्धता सुनिश्चित करना। हरियाली एवं अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थानों जैसे कि पार्क का विकास करके शहरी सुविधाओं में वृद्धि करना। सार्वजनिक परिवहन या बिजली चालित परिवहन अपनाकर और पैदल तथा साइकिल पथ के लिए सुविधा निर्माण से प्रदूषण कम करना। ये सब हुआ भी है। 22वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? ये बनेगा गौतम बुद्ध नगर में। देखिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को स्वीकृति दी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाने वाला EMC का विस्तार 200 एकड़ में होगा। इसी से रिलेट करता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 के तहत समर्थित उद्योग हैं? उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, संचार उपकरण। ये चारों हैं। ठीक है, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। EMC 2.0 के तहत समर्थित उद्योग। EMC 2.0 योजना विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, स्मार्टफोन, टेलीविज़न, स्मार्ट डिवाइस, अन्य घरेलू उपकरण इसमें आ गए। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक वाहन आ गए, बैटरी प्रबंधन प्रणाली और ऑटोमोटिव सेंटर आ गए। औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वचालन उपकरण, नियंत्रण प्रणाली, औद्योगिक सेंसर। चिकित्सा उपकरण में डायग्नोस्टिक उपकरण, इमेजिंग डिवाइस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर हार्डवेयर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, स्टोरेज डिवाइस है। और संचार उपकरण में 5G उपकरण, राउटर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की उत्तर यानी हिमालय से आने वाली सहायक नदियां हैं? रामगंगा, कोसी, बेतवा, टोंस, केन। बेतवा, टोंस, केन ये तो पठारी नदियां हैं। वो हिमालय से निकलने वाली पूछ रहा है, रामगंगा निकलती है, कोसी निकलती है, केवल एक और दो ही होगा फिर। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए गंगा को अनेक सहायक नदियां पोषण देती हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तर यानी हिमालय से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये यमुना है, प्रयागराज में इसका संगम होता है, घाघरा है, गंडक है, कोसी, रामगंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां गंगा में यानी पठारी क्षेत्र से जो निकलती हैं, सोन है, चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है। तो तीसरा, चौथा और पांचवें को हटा दीजिए। इन सहायक नदियों से गंगा का प्रवाह क्षेत्र विस्तृत होता है और यह अधिक जल वहन करने में सक्षम बनती है। 25वां प्रश्न है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई वाराणसी में।
ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आरओ के लिए और पीसीएस के लिए भी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। 26वां प्रश्न है, वर्ष 2026 में 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 18वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 17वीं की कहाँ हुई इस साल 25 में? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। 18वीं होगी भारत में 2026 की। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश मेंबर हैं। मिस्र है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक नहीं है। देखिए, वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। जो नए जोड़े गए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, पुतिन और जिनपिंग दोनों। देखिए, ना शी जिनपिंग व्यक्तिगत तौर पर गए, ना व्लादिमीर पुतिन गए। पुतिन का तो कारण था, पुतिन जाते तो जेल चले जाते। ठीक है। और शी जिनपिंग, रूस तो शामिल हुआ, चाइना भी शामिल हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ना ये गए ना ये गए। तो डी है इसका आंसर। ठीक है, इनकी जगह कोई और गया। कारण, यूक्रेन में मानवता के खिलाफ उनके कथित अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ब्राज़ील आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। अगर पुतिन ब्राज़ील जाते तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता। ठीक है, ब्राज़ील को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है, ब्राज़ील पुलिस को, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने भी इसमें भाग नहीं लिया। इनके बिहाफ में दूसरे लोग गए, इनके देश के। 29वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान करेगा नवंबर 2025 में। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान नवंबर 2025 में करेगा। इसकी घोषणा 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की। राजस्थान पहली बार होगा जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 25 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए है। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश है। भूटान, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है, यानी इनकी रैंक 99 से कम होगी। पहला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। तीनों के तीनों ये करेक्ट हो गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएनसीसीडी बोलते हैं इसको, इसने 24 जून 2025 को जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। पहली बार भारत को 167 देशों में मिली है 99वीं रैंक। ठीक है, और 2024 में भारत ने की रैंक थी 109वीं, यानी सुधार हुआ 10 अंक का। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन देखें, स्कोर एवं रैंक। भारत का स्कोर है 67, जिससे बना है 99वीं रैंक। यह वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के बाद से भारत की लगातार प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, वर्ष 2023 में 112वां स्थान था, 22 में 121वां स्थान था
और 21 में 120वां स्थान था। अब जो रिजल्ट हैं वो 24 के आए हैं 25 में, उसमें 99वां स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भूटान 74वें स्थान पर है, स्कोर है 70.5। नेपाल 85वां स्थान है, स्कोर है 68.6। यानी दोनों की स्थिति भारत से बेहतर है। श्रीलंका 93वां स्थान है, मालदीव 53वां स्थान है। तो इन चारों देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। बांग्लादेश की खराब है, 114वां स्थान है। पाकिस्तान की और बुरी, 140वां स्थान। इस तरह से भी स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न कर लेते हैं, थोड़ा टफ कर देते हैं क्वेश्चन को एग्जामिनर। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में यूरोप के 19 देशों में से 20 शीर्ष में शामिल हैं। ठीक है, 19 देश शीर्ष 20 में शामिल हैं, किंतु जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता क्षति जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं फिनलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर। इसको कोई कंट्रोल करना नहीं चाहता। ठीक है, क्लाइमेट चेंज सब में खराब है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरा, जर्मनी चौथा और फ्रांस पांचवा। अन्य देशों का प्रदर्शन देखें तो जापान 19वां स्थान, चीन 49वां स्थान, अमेरिका 44वां स्थान। तो 30 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के हो गए 1 to 30। इसमें हमने देखे 16 to 30। प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है।